गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत चर्चा करते हुए सबसे पहले अनुकूलन को समझेंगे। उसके पश्चात हम लोग यह समझेंगे कि किस प्रकार से मनुष्य प्रकृति के साथ अनुकूलन करने के साथ साथ प्रकृति में कुछ ना कुछ रूपांतरण करने की भी क्षमता रखता है। तो इन तथ्यों की आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने डिस्कशन को। लेकिन इससे पूर्व हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर पहुंचता रहे। और प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है। मानचित्र, विश्व की जो मानचित्र का भूगोल है उसको भी हम दे रहे हैं। साथ में समसामयिकी की घटनाओं पर भी हम डिस्कशन कर रहे हैं और क्विज भी मिल रहे हैं। साथ में अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का भी सेक्शन हमने प्रारंभ किया है। तो आप इन सभी सीरीजों का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम सबसे पहले अनुकूलन अर्थात एडॉप्टेशन, जिसका डिस्कशन हमने कल की क्लास में किया था, उसी का आज कंटिन्यूअस पार्ट है। तो हमने कल आपसे यह डिस्कशन किया था कि जो अनुकूलन होता है, क्या अनुकूलन अर्थात एडॉप्टेशन, इसका तात्पर्य होता है कि प्रकृति जैसा चाहती है, प्रकृति जैसा चाहती है, यदि हम उसी के जैसा व्यवहार करते हैं तो उसको हम कहते हैं अनुकूलन। लेकिन हम वैसा व्यवहार इसलिए कर ले जाते हैं क्योंकि मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है। किस रूप में विशिष्ट है? शारीरिक रूप से विशिष्ट है, मानसिक रूप से विशिष्ट है और आनुवांशिक रूप से विशिष्ट है। और अपनी इन्हीं विशिष्टताओं के कारण ही वह प्रकृति के साथ क्या करता है? अपने आप को ढाल लेता है। इसका हमने एक उदाहरण कल के क्लास में डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से मनुष्य अपने आप को अनुकूलित करता है। वह उदाहरण था त्वचा का रंग। क्या था? त्वचा का रंग। आज का जो उदाहरण है ये हम देखेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है यह कहां पाया जाता है? यह ब्लड में पाया जाता है। स्पष्ट रखिएगा, कहां पाया जाता है? ब्लड में। इसका कार्य क्या है ये समझिएगा। हीमोग्लोबिन क्या करता है? यह पोषक तत्वों का, क्या पोषक तत्वों के साथ साथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, किसका? ऑक्सीजन एवं CO2 का परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है। ये स्पष्ट रखिएगा कि जो हीमोग्लोबिन का वर्क है मेन, ये क्या करता है? परिवहन करता है। और किसका? O2 एवं CO2 का। इसी दो को हम लेकर के अपने उदाहरण को समझेंगे कि किस प्रकार से परिस्थितियों के साथ हमारी जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है, वह अपने आप को अनुकूलित कर लेती है आवश्यकता पड़ने पर। तो उसी को यहां पर हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से यह अनुकूलन करती है। होता क्या है कि एक होता है हमारा फेफड़ा, स्पष्ट होगा सबको। फेफड़े में क्या होता है? यहां पर कह सकते हैं विनिमयन होता है। क्या होता है? यहां पर विनिमयन होता है। अर्थात यहां पर अगर हम बात करें तो जो एयर है, अर्थात जो हम स्वच्छ वायु श्वसन के माध्यम से अंदर करते हैं तो वह फेफड़े में जाती है। तो फेफड़े में केवल शुद्ध और अशुद्ध वायु का क्या होता है? विनिमय होता, आदान प्रदान होता है। किसका? शुद्ध और अशुद्ध वायु का। शुद्ध एवं अशुद्ध वायु का क्या होता है? विनिमयन होता है। शुद्ध में और अशुद्ध में डिफरेंस इतना होता है कि शुद्ध में जो है ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होता है और अशुद्ध में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है। फेफड़े से यह जो वायु है या एयर है, यह पहुंचती कहां पर है? कोशिका के पास पहुंचती है। कहां पहुंचती है? कोशिका के पास। और कोशिका में ही होता है श्वसन की क्रिया। मुख्य जो श्वसन की क्रिया होती है ये कहां पर होती है? तो कोशिका में होती है, सेल में होती है।
और यहां से ऑक्सीजन को लेकर के कोशिका के पास जाता कौन है? तो ब्लड में विद्यमान हीमोग्लोबिन होता है। अर्थात ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है? यह अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर के जाता है कहां पर? कोशिका के पास। और कोशिका करती क्या है? आवश्यकता अनुसार उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को ले लेती है और माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। और इसी आधार पर हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। अब आप कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे कि सर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण पढ़ा रहे हैं कि साइंस पढ़ा रहे हैं। भाई यहां पर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी चाहे ज्योग्राफी बगैर साइंस के कंप्लीट ही नहीं हो सकती। इसलिए जहां पर जो आवश्यकता पड़ेगी उस साइंस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर हीमोग्लोबिन क्या करता है? फेफड़े से कोशिका तक ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, लेकिन यह जिस रूप में लेके जाता है, अर्थात इसका जो रूप है यह रूप है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में यह जो हीमोग्लोबिन है यह ऑक्सीजन को लेकर के कोशिका तक पहुंचता है और कोशिकाएं अपनी आवश्यकता अनुसार उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को ले लेती हैं और अपने भोजन का फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन ये कहता है कि आपके पास जो अवशिष्ट पदार्थ पड़ा है अर्थात CO2, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो वहां पर कह सकते हैं उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक प्रकार से बाई प्रोडक्ट हो गया जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में विद्यमान है कोशिका के पास। कोशिका उस CO2 को, हीमोग्लोबिन को वापस कर देता है कि इसको आप लेके चले जाओ। इसका तात्पर्य है यह हीमोग्लोबिन किसके साथ? CO2 को क्या करता है? यहां से उठाता है और लेके जाता है फेफड़े के पास, ले जाके फेफड़े को दे देता है। ये कार्य ब्लड करता है, ब्लड का हीमोग्लोबिन ये कार्य करता है। लेकिन जिस रूप में यह वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, इसका जो रूप है यह भी रूप कभी काल पूछ लिया जाता है। उसका नाम है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। क्या है? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा इस रूप में क्या करता है? यह कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से फेफड़े तक पहुंचाता है। लेकिन जो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन है या ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये दोनों जो एक कह सकते हैं प्रोडक्ट हैं, यह कैसे बंध हैं? तो यह एक अस्थाई बंध है। कैसा बंध है? अस्थाई बंध है। यह भी एक अस्थाई बंध है। कैसा बंध है? अस्थाई बंध है। इसका तात्पर्य है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ या हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो संबंध है, जो रिश्ता है, सिर्फ गंतव्य स्थान तक ही है। उसके पश्चात हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से या हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से सेपरेट हो जाता है। जैसे आपको कहीं यात्रा करनी होती है तो आप किसी बस पर बैठते हैं तो आपका उस बस के साथ वहीं तक बंध है, वहीं तक संबंध है, वहीं तक कॉन्ट्रैक्ट है जहां तक आपको जाना है। उसके पश्चात बस अपने रास्ते पे चली जाएगी और आप अपने रास्ते पे चले जाएंगे। इसका तात्पर्य है यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जो एक अस्थायी बंध बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इस रूप में यह लेकर के कोशिका तक पहुंचता है। कोशिका अपने हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है और हीमोग्लोबिन मुक्त हो जाता है और फिर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाता है और ले जाके फेफड़े के पास छोड़ देता है। ये काम करता है हीमोग्लोबिन। तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, करता क्या है। अब यहां पर समझना है कि शरीर हीमोग्लोबिन को अपनी आवश्यकता अनुसार कैसे उसको मैनेज करती है, ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है। बेसिक होता क्या है, अगर यहीं पर आपसे एक प्रश्न, अगर इतना बातें हो ही गई तो एक डिस्कशन और कर लेते हैं कि अगर यह हीमोग्लोबिन कभी दुर्भाग्य से कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आ जाए, किसके संपर्क में आ जाए? कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आ जाए तो उसके साथ इसका अस्थाई बंध बनता है। कैसा बंध बनता है? अस्थाई बंध बनता है, जन्म जन्म का साथ हो जाता है। ध्यान रखिएगा। अर्थात अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो यह जो बंध बनता है
इसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और यह जो बंध है, यह बंध कैसा है? यह अस्थाई है। स्पष्ट रखिएगा, ये कैसा बंध है? अस्थाई। अर्थात जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संपर्क करता है तो फिर उसको कभी नहीं छोड़ता है। अर्थात जिस हीमोग्लोबिन का उत्तरदायित्व था या उसकी जिम्मेदारी थी परिवहन करने की, किसको? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, वह अपने कार्यों से विमुख हो जाता है और वह एक नए कार्य में संलग्न हो गया और अब वह कभी ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन करेगा ही नहीं। यह तब होता है जब हम धूम्रपान करते हैं या अंगीठी जला के बंद रूम में सो जाते हैं, तो हमारे शरीर को इतना अवसर ही नहीं प्राप्त हो पाता है कि हमारी शरीर आवश्यकता अनुसार हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस कर पाए और हम लोग उस समय क्या करते हैं? अपने प्राण को छोड़ देते हैं, अर्थात डेथ हो जाती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी को अवसर मिल जाए, उसको यह एहसास हो जाए कुछ वक्त के साथ कि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज घट रहा है, तो शरीर स्वतः क्या करती है? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बढ़ा देती है। कैसे बढ़ाती है? अब उसी को समझना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन आवश्यक है, तभी जाकर के ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस बनेगा, अन्यथा यह असंतुलित हो जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें, सपोज दैट आप मैदानी क्षेत्र में थे और किसी कारण से पर्यटन के लिए या किसी अन्य दृष्टिकोण से आप किसी पर्वतीय क्षेत्र में गमन कर रहे हैं। कहां जा रहे हैं? किसी पर्वतीय क्षेत्र में आप चले गए। कहां से? मैदान से। तो इतना तो आप सभी को पता होगा सामान्य दृष्टिकोण से। अगर नहीं पता है तो आगे डिस्कशन किया जाएगा कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर होता है सघन वायुमंडल। कैसा वायुमंडल होता है? सघन वायुमंडल। तो सघन अगर वायुमंडल है तो यहां पर ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होगी। लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है और गुरुत्वाकर्षण का मान कम होने से अर्थात वायु विरल हो जाती है। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है यह कैसा है? यह विरल वायुमंडल है। तो जब वायुमंडल यहाँ का विरल है तो इसका तात्पर्य है यहाँ पर O2 भी कम है। स्पष्ट है? अब मान लेते हैं कि यहां पर हमारा जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वह है 11.7 ग्राम। इतना हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है ब्लड में, और यह हीमोग्लोबिन पर्याप्त है ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए प्रत्येक कोशिका को, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त है और हीमोग्लोबिन क्या करता है? पूरा भर भर के जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के जाता है और कोशिकाओं को बांटते हुए वापस आता है, और कोशिकाएं सेकंड सप्लाई आने तक अपना कार्य कर लेती है, तब तक दूसरी सप्लाई आ जाती है। इतना यहां पर हीमोग्लोबिन है। लेकिन जैसे ही आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर चूंकि वायुमंडल विरल हो जाता है और परिणाम है कि ऑक्सीजन भी कम हो गया, और जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो अब जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की क्षमता जितनी है उतने क्षमता के अनुसार उसको अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। स्पष्ट होगा? क्षमता तो ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन की वहां पर आपूर्ति कम है, इसलिए हीमोग्लोबिन अब अपनी क्षमता से कम ही ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। तो जब कम ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा तो सप्लाई करते करते ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा, अर्थात कोशिका को जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया, उसमें कुछ कमी आ गई, और सेकंड राउंड सप्लाई आते आते कोशिका के पास ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा और कोशिका जो है अब एनर्जी नहीं बना पाएगी। परिणाम निकलेगा कि कोशिका डेड होने लगेगी और हमारी मृत्यु हो सकती है। लेकिन यदि हमारे शरीर को यह एहसास हो जाए और उसको प्रॉपर समय मिल जाए कि हम जैसे जैसे मैदानी भाग से पहाड़ी क्षेत्र की तरफ चलें तो हमको अचानक
किसी मैदान से पहाड़ी क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को लगता है जैसे घुटन हो रही है, सफोकेशन की समस्याएं होने लगती हैं, उसका परिणाम यही है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाती है। हीमोग्लोबिन नहीं घटता है, ऑक्सीजन की सप्लाई घट गई, क्योंकि वहां के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम है। और यदि हम रुकते रुकते जाएं, मतलब कुछ हम विश्राम करें फिर आगे बढ़ें, फिर विश्राम करें फिर आगे बढ़ें, यदि ऐसा हम करते हैं तो हमारे शरीर को इस बात का एहसास हो जाता है कि अब यहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, अब हीमोग्लोबिन का यहां पर परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? कि जिससे जो भी ऑक्सीजन मिले उस ऑक्सीजन को यह हीमोग्लोबिन उठाए और लेकर के पहुंच जाए, जिसको आवश्यकता है उस कोशिका को दे दे। जैसे मान लेते हैं 20 लोग खाने के लिए बैठ गए, पूरी छोटी सी कड़ाही में बन रही है, अब करेंगे क्या? एक ही पूड़ी निकल रही है और आप सोचें कि जब तक 10 नहीं होगी तब तक हम लेके जाएंगे नहीं, तो शायद जो खाने के लिए बैठा है उसके थाली में कुछ भी नहीं बचा और परसने वाला एक है। वह सोच रहा है कि हम अगर एक ही बार लेके जाएं ढेर सारा तो सबको दे दें, तो ऐसे में कुछ लोगों के पास पूड़ी है ही नहीं, सब लोग खाली बैठे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, परसने वालों की संख्या बढ़ा दी जाती है कि भाई अगर एक भी निकल रहा है तो तुम लेके आओ, तब तक हम लेके चल रहे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि जो भी मिला हम इंतजार नहीं करेंगे कि मेरी थाली भरे और तभी मैं लेके जाऊं, नहीं, क्योंकि वहां डिमांड आवश्यक है, यहां से सप्लाई कम हो रही, तो इसलिए हमको ढोने वालों की संख्या बढ़ानी पड़ती है कि जो भी मिले लेके तुरंत आओ। वही काम यहां पर होता है। यहां पर कम हीमोग्लोबिन था, लेकिन इतनी सप्लाई थी कि वह अपने पास पूरा भर भर कर लेके जाता था जितनी उसकी कैपेसिटी थी। लेकिन जैसे ही वह मनुष्य पहाड़ी क्षेत्र में गया, अब कैपेसिटी के अनुसार उसको ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है, और यदि वह इंतजार करता है कि हम कैपेसिटी के बराबर ऑक्सीजन लेके जाएंगे तो शायद सप्लाई कम हो जाएगी और आगे कोशिकाएं हमारी डेड हो जाएंगी। तो ऐसे में शरीर को अनुभव जब हो जाता है कि अब हमको हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यदि नहीं बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो जाएगी और धीरे धीरे कोशिकाएं मरने लगेंगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, शरीर हमारी स्वतः संज्ञान लेती है और हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बढ़ाने लगती है, प्रोडक्शन बढ़ा देती है। और जब आप इस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र में गमन करते हैं, रुक रुक करके, स्टे कर करके, तो आप देखेंगे, और कुछ दिन अगर आपने किसी पहाड़ी क्षेत्र में विश्राम किया और रहे, तो परिणाम ये निकलेगा, हमारे शरीर में स्वभावतः हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात जो यहां पर 11.5 ग्राम था, 11.7 था, ये 12.5 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो यह शरीर हमारी स्वतः इस प्रकार का एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नहीं बल्कि हम कहते हैं एडॉप्टेशन करती है। तो यह क्या है, यह एक प्रकार से शारीरिक स्तर पर अनुकूलन की भावना है। लेकिन अगर यही मनुष्य लंबे समय तक यहां पर रह जाए और उसकी एक पीढ़ियां दो पीढ़ियां गुजर जाएं, तो जन्मजात इस व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बढ़ जाएगा। इसीलिए जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हम देखते हैं उनका कलर लाल होता है, ज्यादातर लाल कलर के होते हैं, और जो मैदानी क्षेत्र के लोग होते हैं इनमें हीमोग्लोबिन का परसेंटेज स्वभावतः कम होता है। लेकिन अगर यहां के लोग कुछ समय के लिए मैदानी क्षेत्र में रह जाएं और लंबा वक्त गुजारें, उनकी कई पीढ़ियां बीत जाएं, तो उनमें भी जन्मजात हीमोग्लोबिन का परसेंटेज क्या होगा, घट जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं, पहले शारीरिक स्तर पर अनुकूलन होता है, और जब यह कार्य एक लंबे अंतराल के लिए चलता है, तो यही जो गुणधर्म है वह अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं आनुवांशिक स्तर पर अनुकूलन। तो शायद आपको दो उदाहरणों के माध्यम से कैसे हम अनुकूलन करते हैं ये बातें समझ में आ गई होंगी। और इसी के पश्चात अब हमको जो डिस्कशन करना है वह डिस्कशन है कि चूंकि मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है और अपनी इसी विशिष्टता के कारण प्रकृति के साथ अनुकूलन करने की क्षमता रखता है, लेकिन
आवश्यकता पड़ने पर यह प्रकृति में रूपांतरण भी करता है। तो प्रकृति में मनुष्य किस प्रकार से रूपांतरण करता है, इसकी चर्चा अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।